बीज प्रसार। नमस्कार दोस्तों, मैं लौट आया हूँ। आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने आपको रतन और सोनू द्वारा अंकुरण क्या है और उससे जुड़ी समस्त जानकारी दी थी। हमारे दोनों ही पात्र अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। यदि आपको याद हो तो सोनू ने काका को मेरे पैर होने के बारे में पूछा था। चलिए आपकी और सोनू की उत्सुकता को खत्म करते हैं और काका के पास चलते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. बीज प्रसार, 2. बीज प्रसार के कारक, 3. पारिस्थितिकी संतुलन। रतन, जल्दी से काका के घर चलो। उन्होंने बीज की कहानी को आज पूरा करने का वादा किया था और आज शाम को घर आने को कहा था। चलो चलो, मुझे भी जानना है कि यह एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पर कैसे अपने आप उगते हैं। काका, काका। आ गए स्कूल से दोनों। कैसा दिन था? बहुत ही अच्छा। कल जो जानकारी आपने हमें बीज के बारे में दी थी वो हमने अपनी विज्ञान की कक्षा में बताई। अरे वाह! हमें मास्टर जी ने शाबाशी दी। बहुत अच्छा बच्चों। काका, कल कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी और आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिए थे। वह सब आप हमें आज बताइए। जरूर बच्चों। मैं कल का ही सवाल पूछता हूँ, क्या बीज के पैर होते हैं? नहीं बच्चों, बीज के पैर नहीं होते हैं। तो एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग स्थानों पर कैसे अपने आप उग जाते हैं? क्या तुमने कभी किसी पेड़ पौधे को चलते देखा है? नहीं काका। पेड़ पौधे घूम नहीं सकते, वे एक ही स्थान पर बड़े होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जब कल तुमने बीजों को हाथ में लिया था तो उनकी किन किन विशेषताओं पर तुम्हारा ध्यान गया था? वो दिखने में छोटे थे और हल्के भी। काका, आज स्कूल से आते वक्त मैंने कुछ बीज जैसा सफेद सफेद उड़ता हुआ देखा था। मैं साथ में भी लाया हूँ। वाह बच्चों, तुमने बीज की सबसे जरूरी विशेषताओं पर ध्यान दिया। रतन, दिखाओ तो जो तुम साथ लाए हो। ये लीजिए काका। ये कपास के बीज हैं। देखो बच्चों, इसमें रेशा है। हाँ काका, पर कल सेम और मटर के बीज में तो ये रेशे नहीं थे। बेटा, बीज कई प्रकार के होते हैं। तुम उन्हें उनके रूप, आकार, रंग और बनावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो। कितनी विस्तृत जानकारी है। बीजों को जितना जानो उतना कम है। सच में? चलो तुम मुझे बताओ कि तुम अपने घर में कौन कौन से बीज देखते हो? बीज घर पर? हाँ बेटा, सब्जी के अलावा माँ की रसोई में बहुत कुछ बीज जैसा दिखने वाला होता है। जैसे मेरे पसंदीदा राजमा? बिल्कुल सही। और बताओ? चना, सेम, मटर। काका, हम जो मीठी सौंफ खाते हैं उसमें से भी बीज निकलता है। वो तो कितना छोटा और हल्का होता है। हाँ, सही कह रहे हो। अब अगर तुम ध्यान से सोचो, ये सभी बीज अलग अलग रंग, आकार और बनावट के हैं। हाँ काका। कुछ बीज दिखने में बड़े और कुछ छोटे होते हैं। किसी के रेशे होते हैं, किसी के नहीं। बीज का प्रसार इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है। बीज का प्रसार? हाँ बच्चों, बीज प्रसार का मतलब है बीज का बिखराव। बीज का मूल पौधे से हवा, पानी, पशु, पक्षी आदि कारकों के द्वारा अलग होकर
दूर दूर फैलने की प्रक्रिया को बीज प्रसार कहते हैं। काका, ये बीज कैसे हवा, पानी, पक्षी, जानवरों या मनुष्यों आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं? ये सुनने में बहुत रोमांचक लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें अलग अलग उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। काका रतन द्वारा लाए गए कपास के बीज दिखाते हैं। बच्चों, ये देखो, कपास के जो बीज होते हैं वो हल्के और रोएदार होते हैं, जिसकी वजह से ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। इस तरह से इनका प्रसार या बिखराव होता है। सिंहपर्णी यानी डंडेलियन के बीज भी ऐसे रोएदार और हल्के होते हैं जो हवा द्वारा प्रसार करते हैं। अब समझ आया कैसे हवा बीज के प्रसार में सहायक होती है। ऐसे ही कई बीज पशु पक्षियों द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। पक्षी भी काका? अरे, इनके लिए तो बहुत ही आसान है। जाने अनजाने ये न जाने कितने ही बीजों का प्रसार करते होंगे। उदाहरण देकर समझाइए। बताता हूँ। कुछ पेड़ पौधों के फल रसीले और गहरे रंग के होते हैं, जो पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पक्षी उन फलों को बीज समेत खाते हैं और फिर पाचन क्रिया समाप्त होने पर उस बीज को मल के रूप में साबुत त्यागते हैं। इस तरह बीज का बिखराव होता है। क्या बीज वितरण ऐसे होता है? हाँ बेटा, ये एक तरीका है पक्षियों द्वारा बीज प्रसार का। कुछ बीज हल्के होने की वजह से इनके पंखों, पंजों तथा चोंच में चिपक जाते हैं और अलग अलग जगह पर इनके साथ पहुंच जाते हैं। काका, मैंने देखा है कि कई पक्षी कुछ कुछ चीजें चोंच में दबाकर रखते हैं। हाँ, कुछ पक्षी बीज को चोंच में दबाकर कहीं भी फेंक देते हैं। इन सभी तरीकों से पक्षी बीज का बिखराव करते हैं। वाह, कितना रोचक है सुनने में। अगर बीज को पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलें, तो वो अंकुरित होकर नया पौधा बन जाएगा। काका, क्या जानवर भी इसी तरह से प्रसार करते हैं? हाँ बिल्कुल, जानवर भी कई फल बीज समेत खाते हैं और फिर पाचन क्रिया समाप्त होने पर उस बीज को मल के रूप में साबुत त्यागते हैं। कुछ जानवरों के शरीर में बाल होते हैं जिनमें ये बीज चिपक जाते हैं और उनके साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो समझे बच्चों, जानवर और पक्षी पेड़ पौधों की विविधता बनाए रखने में कितने सहायक हैं। सेब, चेरी आदि ऐसे ही कुछ फल हैं जिनके बीज का प्रसार जानवर करते हैं। छी छी, तो बीज क्या इनके मल से निकलते हैं? उससे क्या होता है, वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर अंकुरित होते हैं। काका, क्या जानवर भी इसी तरह से प्रसार करते हैं? बिल्कुल, इनके बीज पानी की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उदाहरण दीजिए काका। बच्चों, जैसे कि तुम जानते हो, नारियल का पेड़ समुद्री तट पर होता है। नारियल का बीज ही नहीं, परंतु पूरा फल जिसमें बीज होता है, पानी में तैरने की वजह से एक तट से दूसरे तट तक आसानी से चला जाता है। वह फल जब धरती पर पहुंचता है और उसे अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तब उसमें अंकुरण होने लगता है। इसी तरह कमल के फूल के बीज पानी की धार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और इनका प्रसार होता है। कितने अनोखे ढंग से नारियल के बीजों का प्रसार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। रतन, अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो तुम्हें मटर की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ काका हाँ, क्या काकी ने मटर की सब्जी बनाई है आज? तो फिर मैं आज खाना खाकर जाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो मटर और सेम के बारे में बहुत मजेदार बात बताने वाला हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे दोस्त मटर और सेम के बारे में काका कौन सी मजेदार बात बताने वाले हैं? क्या काका? अच्छा, तुमने देखा है कि मटर और सेम के दाने फली में होते हैं। हाँ काका। मटर और सेम अपने बीज का प्रसार खुद ही कर लेते हैं। वो कैसे काका? जब मटर की फली पक जाती है तब दबाव के कारण वह फटती है, जिसकी वजह से उसके दाने दूर दूर तक जाकर गिरते हैं। इसे विस्फोट द्वारा बीज का प्रसार कहते हैं। विस्फोट? काका आज तो मजा ही आ गया। आपने कितनी रोचक जानकारी दी है। हमें तो पता ही नहीं था कि हवा, पानी, पशु, पक्षी आदि कैसे पेड़ पौधों के बीच प्रसार में सहायक होते हैं। बच्चों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो सब पर्यावरण और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। क्या मतलब? पर्यावरण और जीव जंतु, पेड़ पौधों के मध्य संबंधों को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। इसका संतुलन बना रहे, इसलिए हम मनुष्यों को खास ध्यान रखना होगा। इसका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। इसके बिगड़ने से बाढ़, सूखा, बीमारियों आदि का खतरा उत्पन्न होता है। अच्छा, ये बना रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धरती के 1/3 हिस्से में वन होने जरूरी हैं, और जैसे हम आबादी में बढ़ रहे हैं, जल संरक्षण इस संतुलन को बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें पानी का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए और बर्बाद होने से बचाना चाहिए। समझ गए काका। हम प्रण लेते हैं कि हम भी पेड़ लगाएंगे। आज हमने बीजों के प्रसार और पारिस्थितिक संतुलन के बारे में आपसे बहुत कुछ जाना। देखा बच्चों, कैसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर हैं। आप भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें और इस संसार को रहने की बेहतर जगह बनाएं, जहां हमेशा शांति का वास हो।